राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाल किताब और वर्सेस एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं पहली वीडियो में मैंने बात की थी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% ही है। और आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में। लाल किताब और जो हमारे एस्ट्रोलॉजी जो हमारे ऋषियों के द्वारा लिखी गई है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का मात्र 25% ही है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये आचार्य रघुभूषण जी ने क्या नई एक बात छेड़ दी कि पहले तो ये कहते थे कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का 10% है, अब आप ये कहने लगे हैं कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का मात्र 25% ही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, लाल किताब भी हमारे किसी भी ऋषियों के द्वारा नहीं लिखी गई। आज भी आप बहुत सारे भारतीय प्राचीन कर्मकांड पंडितों से बात करेंगे या फिर पुराने विद्वानों से बात करेंगे, वो लाल किताब को भारत का ग्रंथ मानते ही नहीं हैं। मैं आपको लाल किताब के बारे में बताना चाहूँगा कि लाल किताब 1941 में रूपचंद शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई थी, जो पंजाब में एक बिजली विभाग में कार्यरत थे। ऐसा उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन था और मैंने बहुत कुछ उनके ऊपर से सीख कर उन्होंने लाल किताब के बारे में लिखा। और इसका मूलतः जो उद्गम है, इसे कहा गया कि ये लाल किताब पंजाब में लिखी गई। और बाद में क्योंकि लाल किताब को के बारे के उपाय बताना बहुत ही आसान है, लाल किताब में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि राहु लग्न में हो तो क्या होगा और उसके उपाय बता दिए, जबकि इसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी ये विसंगति है। यहाँ तो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी यानी नंबर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी 4 दिन में आप सीख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग होंगे तो आपको लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी देखकर आपको उपाय के बारे में बता देंगे, क्योंकि लाल किताब को सीखने में आपको 10 से 15 दिन लगते हैं, क्योंकि लाल किताब की डिटेल में भी कुछ आता नहीं है। सिंपल आपको एक चार्ट खोला और आपको उसके बारे में बता दिया। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि लाल किताब भी आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 25% ही काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करती है। लाल किताब में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में इन्होंने हमारे शास्त्रों को यहाँ पे अनदेखा कर दिया है, जबकि हमारे शास्त्र कैसे काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और लाल किताब कैसे काम करती है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लाल किताब यानी कि रेड बुक वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। चलिए अब मैं आपको एक चार्ट यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना ही चार्ट ले रहा हूँ। जातक की डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1981, सुबह का 1:30 का जन्म है और बर्थ प्लेस है श्री गंगानगर, राजस्थान। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है और यहाँ पे लाल किताब क्या कहती है। लाल किताब क्या कहती है कि मैं राशि भूला, नक्षत्र भूला, मैं भावों को भूला, लगन को मैं पहला खाना मानकर ही सारी प्रेडिक्शन करता हूँ। आइए इन दोनों का हम चार्ट बनाते हैं, लाल किताब के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। यदि मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ लाल किताब के हिसाब से, लाल किताब जब भी कोई चार्ट को बनाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि पहले हाउस में कौन सी राशि बैठी है, लगन को किस चीज का है, लगन कितने डिग्री का है, ग्रह कितने डिग्री के हैं। उन्होंने पहले भाव को हर चार्ट में, आप किसी का जन्म सुबह हुआ है, शाम को हुआ है, दोपहर को हुआ है, यानी कि 15/10/1981 और 1:30 से 2:30 में शाम को कितने बजे तक भी हो गया हो, तो आपका राहु यदि लगन में आ रहा है, वह किस राशि में है, उसका राशि यानी कि लगन लॉर्ड कौन है, उसकी राशि कौन सी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करता हूँ, तो यदि हम ये चार्ट बनाते हैं, तो ये इस प्रकार से एक चार्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूं तो ये किस प्रकार से बात करेंगे। राहु कितने डिग्री का है,
लगन लॉर्ड कौन है? राहु यहाँ पे कौन सी राशि में बैठा हुआ है? लाल किताब वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ ये लिखेंगे कि वो जन्म कितने बजे भी हो गया हो वह लगन में आए। दूसरे में मंगल, यहाँ पर सूर्य, गुरु और शनि। पांचवें घर में बुध, छठे घर में शुक्र, सातवें घर में केतु और 10th घर में चंद्रमा। अब यहाँ पे मैं एक बात करता हूं, यहाँ पे मैं इसी चार्ट को दोबारा लेता हूं, राहु, चंद्र, मंगल, थोड़ी सी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा और आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम किसी भी जातक के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका लगन क्या है, उसकी राशि का क्या है, उसका लगन लॉर्ड यानी कि लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसका राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसका योग कारक, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो उसका योग कारक प्लेनेट है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो कितने डिग्री का है, वो उच्च का है कि नीच का है। और उसके बाद हर भाव का स्वामी यानी कि द्वितीय, जो हमें हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा रोल किसका है, हमारे पैसों का है, तो द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि सूर्य यहाँ पर इसका 3rd हाउस में कन्या राशि में बैठा है। यानी कि हमें मालूम चल जाता है, मालूम हम कर सकते हैं कि इसके पास पैसा रुकेगा या पैसा नहीं रुकेगा, इसका मैक्सिमम पैसा कहाँ पर, इन जातक का पैसा मैक्सिमम पैसा कहाँ लग सकता है और हमें कौन से उपाय करके इनको सेव करना है, ये इस प्रकार से। उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड, इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है और नक्षत्र लॉर्ड का स्वामी भी कहाँ पर बैठा हुआ है। तो यानी आप देखें, यहाँ पे देखूंगा इसका लगन क्या है, कर्क, और राशि क्या है, मेष, लगन लॉर्ड चंद्रमा, राशि लॉर्ड मंगल, योग कारक ग्रह मंगल, और नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र इसका बरनी और नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि लाल किताब में किस प्रकार से इन्होंने ना तो राशि को देखा, ना भाव को देखा, ना नक्षत्र को देखा, ना योग कारक ग्रह को देखा। इन्होंने सिर्फ एक ही देखा कि राहु लगन में है, चंद्रमा 10th हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, कौन सी राशि में है, अब किस भाव में है, किस राशि में है और कैसे बैठा हुआ है, इसका लाल किताब वालों को इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देखा कि चंद्रमा यहाँ पर शनि की, इन्होंने बताया कि चंद्रमा 10th हाउस में है, कौन सी राशि में है, इन्हें लाल किताब वालों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि चंद्रमा, एक मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूं, मान लीजिए, जबकि एक चार्ट को देखने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ता है कि लगन क्या है, लगन कौन सा बना हुआ है, उसका लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसकी राशि क्या है। राशि यहाँ पे चंद्रमा की यानी कि मेष राशि है, चंद्रमा मेष राशि में बैठे हुए और इसका स्वामी मंगल ग्रह है, सिंह की राशि में बैठे हुए। इनका योग कारक प्लेनेट यहाँ पर मंगल है क्योंकि यह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है जो कि 2nd हाउस में बैठा हुआ है। और नक्षत्र लॉर्ड, ये हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे, नक्षत्र इनका बरनी है और नक्षत्र का स्वामी शुक्र है जो कि 5th घर में शुक्र यानी कि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। या भी यहाँ पे किसी जातक के बारे में हम कैसे देखेंगे कि जातक को कितनी समस्या आएंगी और कितनी समस्या नहीं रह सकती। जैसे मान लीजिए कि लगन का स्वामी इसका किसी भी जातक का नीच का होकर यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जातक को जीवन पर्यंत कोई ना कोई समस्या का, मानसिक समस्या का परेशानी करनी पड़ सकती है, क्योंकि लगन का स्वामी या किसी भी हाइपोथेटिकल कंडीशन में लेते हैं कि उसका नीच का होकर बैठते हैं। एक मैं चार्ट और लेता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल चार्ट ले लेते हैं कि चंद्रमा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा 2nd हाउस में मान लेते हैं, ऐसे 5 6 7 8 चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाते हैं। राशि तो उसकी मंगल हो गई, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर नीच के होके बैठ गए, तो यानी कि जातक को जीवन पर्यंत 5वें घर में चंद्रमा बैठ गए वृश्चिक राशि में, यानी कि उसको पेट की समस्या रह सकती है, उसके जेनेटिकल पार्ट में जेनेटिकल से गुप्त रोग से संबंधित कोई ना कोई समस्या रह सकती है, और उसके लाइफ में पैसा एकदम से आएगा और एकदम से चला जाए
ऐसा उसकी लाइफ में बार बार हो, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद मंगल ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मंगल ग्रह को भी हम लेते हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर तुला राशि में बैठ जाएं, तो यानी कि यहाँ पर मंगल ग्रह तुला राशि में तो बैठ गए, लेकिन चतुर्थ घर में बैठ गए। यानी कि चतुर्थ घर में चौथा घर, जो कि आपके सुख का घर है, जो कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली का घर है, वहां पर भी आपको अशांति देखने को मिल सकती है। घर के बाहर तो आप खुश रहें, लेकिन घर में आते ही आपके कोई ना कोई झगड़े हो जाएं, आपकी समस्या हो जाए, ये भी आपको यहाँ पर बताता है। यहाँ पे आपका भाइयों के साथ में जमीन का विवाद भी बता रहा है। और यहाँ पे आप किसी को अपनी जमीन रेंट पे दे दें तो किराएदार के साथ भी आपका विवाद होता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि राशि का स्वामी भी मंगल यहाँ पर नीच के होकर चौथे घर में बैठ गए हैं, जबकि उनकी राशि तुला है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी कोई हार्ट से संबंधित समस्या और यहाँ पे उनकी पेट से संबंधित जो समस्या थी, अब पेट में भी उनके जलन होना और यहाँ पे उनके चेस्ट में भी जलन होना आपको देखने को मिल सकता है। और ये जब तक जितना घर से दूर जाकर काम करेंगे उतना इन्हें सक्सेस मिले, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद मैं नक्षत्र लोड की मैं बात करता हूँ। मान लीजिए इनका नक्षत्र लोड क्या है, शुक्र है। और यहाँ पे नक्षत्र लोड कौन सी राशि में नीच के होते हैं, यहाँ पर नक्षत्र लोड शुक्र यानी कि कन्या राशि में जाकर बैठ गए तो जातक को अगेन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इसके उलट हमें, यदि हम यहाँ पर इसी की लाल किताब की कुंडली हम बनाते हैं, हम यहाँ पर लाल किताब की कुंडली बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे लगन हम वही लेंगे। वह कौन सी राशि में है, जातक की राशि कौन सी है, हमें कोई मालूम नहीं है। जातक का लगन कौन सा है, हमें कोई मालूम नहीं है। जातक का नक्षत्र लोड कौन है, हमें मालूम नहीं है। जातक का योग कारक ग्रह कौन है, हमें मालूम नहीं है। हम जातक के बारे में क्या देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसका शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ है, उसका मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, और उसका चंद्रमा पांचवें घर में सिंह की राशि में बैठा हुआ है। अब इसके बाद हमें इस यहाँ पर कोई भी किसी के बारे में, जातक की क्या लाइफ को डिसीजन लेना है, जातक ने मेडिकल लेना चाहिए, नॉन मेडिकल लेना चाहिए, हमें मालूम नहीं चलता। जातक को क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, हमें मालूम नहीं चलता। अब मंगल का क्या उपाय जातक को यहाँ पे करना है, चंद्रमा का ये क्या उपाय करना है, हमें कुछ भी मालूम नहीं चल रहा। अब मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन और लेता हूँ। अब चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। यदि मान लो किसी के चार्ट में चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च के होते हैं, मान लो मैं मेष लगन की, मैं तुला लगन की बात करता हूँ, और यहाँ पे चंद्रमा उच्च के तो होते हैं, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ गए, तो यानी कि अब यहाँ पर सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के होकर वृश्चिक राशि में यहाँ पर बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है कि जातक की लाइफ में पैसा एकदम से आने का, छप्पड़ फाड़ कर आने का और छप्पड़ फाड़ कर जाने का, दोनों के योग बने हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी किसी के भी सेकंड हाउस में चंद्रमा आ जाए तो उसके जीभ में बार बार छाले हो जाना, उसकी साइनस की प्रॉब्लम हो जाना, उसको खाने के अंदर बार बार बाल मिल जाना, या दूध हमेशा या चावल हमेशा जब भी वह खाना खाने की कोशिश करे तो उसको खाने में कंकर मिल जाना, इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पर जब लगन की बात करेंगे तो हमें दिखेगा। यदि हम यहाँ पर लाल किताब की बात करेंगे तो हमें किसी प्रकार का कुछ भी मालूम नहीं चल रहा, हमें सिर्फ इतना मालूम चल रहा है कि यह है मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होके बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि के हैं। तो यानी कि वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं, आप चेक कर लीजिए, उन्हें साइनस की समस्या रहेगी, चाहे वो किसी भी लगन चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, उन्हें चेस्ट से संबंधित समस्या रहेगी, उन्हें जुकाम, खांसी, बुखार, जुकाम और खांसी, बुखार की बात नहीं कर रहा, जुकाम और खांसी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होगा। जिन लोगों की भी वृश्चिक राशि होगी, आप देखेंगे 99% लोगों को हार्ट से संबंधित या जुकाम की समस्या, उन्हें हमेशा, उन्हें एलर्जी की समस्या, उनके नाक में हमेशा आपको क्या बोलते हैं मास्क। ऐसे अक्सर लोगों को जिनकी भी वृश्चिक राशि होगी, अक्सर आप लोगों को मास्क पहने हुए देखेंगे, और इन्हें किसी भी चंद्रमा से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आइए हम आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी में आपको डिफरेंस है। भाग्य आपका, फैसला आपका। चलिए अब मैं आपको लाल किताब कुंडली और
जो एस्ट्रोलॉजी की जो हमारी शास्त्रों में लिखा गया है उसको आपको मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी बनाकर दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने जातक की डेट ऑफ बर्थ बताई थी 15/10/1981, सुबह 1:30 का जन्म और बर्थ का समय है, बर्थ का प्लेस है श्रीगंगानगर। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कुंडली बनाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली को बनाकर देखा तो कर्क लगन आया। कर्क लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल सिंह की राशि में। और यहाँ पे देखा कि कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशि है, कितने अंश है, कितने नक्षत्र में है, तो भाव का कौन सा राशि कौन सा नक्षत्र है, तो यहाँ पे देखा। और यहाँ पर हम यही इसी जातक का हम यहाँ पे लाल किताब कुंडली बनाते हैं। तो लाल किताब कुंडली क्या कहती है? लाल किताब कुंडली को कोई मतलब नहीं है कि क्या लगन है, क्या राशि है, कौन सा राशि का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, तृतीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। इससे लाल किताब वालों को कोई मतलब नहीं है। बस लाल किताब वालों को ये देखना है कि आपका राहु लगन में बैठ गया है, आपका मंगल 2nd हाउस में बैठ गया है, आपका गुरु सूर्य शनि 3rd हाउस में है, बुध 4थे घर में, शुक्र 5वें घर में, 7वें घर में केतु है, चंद्रमा 10वें घर में है। तो इतना कहकर बस आप देखेंगे कि तो उन्होंने यह लिख दिया कि सूर्य समय का ऋण शुभ भाव में, केतु में। इन्होंने अपनी एक अलग चीजें लिख दी है जिसका हमारे एस्ट्रोलॉजी से, जिसका हमारे ग्रंथों से, जो ब्रह्मांड में उस समय ग्रह गोचर कर रहे हैं उससे उनका कोई भी संबंध नहीं है। तो देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल दिया, मेष राशि में किसी भी प्रकार का देखिए इनकी कुंडली में देखेंगे तो आपको कोई भी ग्रह की डिग्री यहाँ पर नहीं दिख रही है। राहु कितने डिग्री का है, पहला भाव कितने डिग्री का है। तो देखिए इन्होंने एक ही बात कर दी कि ये अशुभ है, ये क्या है, कौन से भाव में है, बस इतना कहकर ये कह दी। ये एस्ट्रोलॉजी का मात्र, जो एस्ट्रोलॉजी के 4 स्तंभ हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ के बारे में ही बात करता है। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला भाव, हाउसेस, दूसरा आपकी राशियां, तीसरा नक्षत्र, और चौथा, 1 मिनट पहले करेंगे। इसमें जो 4 स्तंभ है एस्ट्रोलॉजी के, उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये एक स्तंभ के बारे में बात करता है। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है भाव, इसके बारे में ये कोई भी बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये 25% एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा। दूसरा स्तंभ है राशियां, जिसके बारे में ये कोई भी बात नहीं कर रहा। तीसरा स्तंभ है नक्षत्र, जिसके बारे में ये कोई बात नहीं कर रहा। और चौथा स्तंभ है ग्रह, ये मात्र और मात्र ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का मात्र 25% ही है। और जब आप अपने भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के पास कैसे जाके अपने फैसले ले सकते हैं जो हमें हमारे भाग्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ 25% ही बता रहे हैं। तो मैंने आज आपको लाल किताब के बारे में और एस्ट्रोलॉजी में के चार्ट के बारे में बताया कि आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखेंगे तो वो इसमें बहुत सारे ऐसे चार्ट होते हैं जिनके बारे में हमें जाकर बात करना है, कि जिसमें हम बात करेंगे कि दरेश खान कुंडली। दरेश खान कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो हमें हमारे नेम एंड फेम के बारे में बताती है, जो हमें ये बताती है कि हमारा नेम एंड फेम कितना होगा, छोटे भाई बहनों के प्रति हमारा प्रेम कैसा होगा। और इसके अलावा हमारी नवमास कुंडली भी हमें यह बताती है कि हमारी जो मैरिज लाइफ है वो कैसे रहेगी, और मैरिज लाइफ में हमें क्या क्या, जो हमारी भार्या हैं, जो हमारी धर्मपत्नी है या हमारे धर्मपति हैं, वो कैसे होंगे, हमारी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी। आधी जिंदगी लगन के हिसाब से और आधी जिंदगी नवमास के हिसाब से बीतती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं कि जब भी आप लगन कुंडली के बारे में विचार करें तो आपको नवमास कुंडली के बारे में और दरेशखान कुंडली के बारे में भी आपको जरूर विचार करना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। क्यों ऐसा, अब ये बात आती है कि ऐसा क्यों है कि लोग सिर्फ और सिर्फ लाल किताब के बारे में बात करते हैं या फिर सिर्फ लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में सीखी जाती है, और लाल किताब का आपको ये बता देना कि लगन में राहु है तो आपके साथ में ऐसा होगा, यानी कि वह 2-3 चीज़ें आपको बताकर आपको प्रभावित कर देना और अपने आप को ये दिखाना कि आप एक श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं। इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर, हमारा जो शास्त्र हैं उनको छोड़कर न्यूमरोलॉजी और लाल किताब के ही पीछे पड़े हुए हैं, जबकि ये दोनों ही शास्त्र, न्यूमरोलॉजी 10% भी कहना बहुत ज़्यादा है, और लाल किताब किसी भी प्रकार से 25% से ऊपर काम नहीं करती, जिसको मैंने पूरे एग्जाम्पल से और पूरे लॉजिक से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। फैसला आपका, भाग्य आपका।